छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो यूपीएसआई की आने वाली एग्जामिनेशन है उसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज चलाने की व्यवस्था की है और उसी के अंतर्गत कुछ संभावित प्रश्न को हम लोग चुन चुनकर आप लोगों के सामने रखेंगे और आप लोग उसको बैठकर रिहर्सल करें और हम लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन संभावित है और इन क्वेश्चंस पर आप लोगों की एक तरह से बढ़िया कमांड होना चाहिए और कमांड होने के लिए किसी भी विषय वस्तु की कॉन्सेप्ट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो जब टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से, तो ये टेस्ट सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं जीएस में एक टॉपिक होगा, वो होगा इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था का, और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो चुने हुए प्रश्न होंगे वो आपको सामने दिए जाएंगे और हम यहाँ पर एज्यूम करके या मान कर चलेंगे कि आप लोग पहले से इंडियन इकोनॉमी के सारे चैप्टर पढ़ कर आए हैं, तैयार हो कर आए हैं और इन क्वेश्चन को आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। क्वेश्चन का आंसर भी हम आप लोगों को कैसे दिया जाएगा इसका ट्रिक आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। इसके साथ क्वेश्चन को केवल आंसर भर बताना ही ठीक नहीं है, बल्कि हम उसे पूरा आप लोगों को समझाएंगे और हम ये मान कर चलेंगे कि उन टॉपिक्स को आप पढ़ कर आए हैं और इन अगर इसको हम समझा देंगे इंस्ट्रक्शन के तौर पर तो निश्चित है कि आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। तो देखिए छात्रगण लोग, आप लोगों को, बालक लोग, हम आप लोगों को स्पष्ट ये कर देना चाहते हैं कि किसी भी विषय वस्तु को पढ़ना और उस पर कमांड हासिल करना ये एक छात्र की हमेशा से हॉबी रहती है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बढ़िया ढंग से देना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, पढ़ने को तो सब छात्र पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल उन्हीं छात्रों को होता है जिसकी टेक्निक बड़ी अच्छी होती है। तो किसी भी विषय वस्तु पर आपका कमांड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसका आंसर भी दे लेंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ टेक्निक की ज़रूरत होती है और वो टेक्निक आपको प्रैक्टिस सेट से ही आते हैं। तो इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कि समस्या आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की न हो, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी का जो टेस्ट नंबर 1 यहाँ पर है, संभावित प्रश्नों का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनका पहला यहाँ पर हम आप लोगों को हिस्सा जो है वो आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने दिया गया है वह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कोष्ठ में जीएनपी है, इसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर होता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद को इंग्लिश में जीएनपी, इसका पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, इसे नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को पहला सवाल यही है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस पर क्वेश्चन नंबर 1 पर ही पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें 2 बातें कही गई है। एक तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को इंग्लिश में संक्षिप्त रूप में जीएनपी कहते हैं। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम लोग जीएनपी की यहाँ पर पहले बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा बात ये कहा गया है एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर होता है। किस बात को लेकर अंतर होता है जरा देखिए। तो पहले हम लोग यहाँ पर जीएनपी पर चर्चा करेंगे कि जीएनपी किसे कहते हैं। तो देखिए, जीएनपी का मतलब ये होता है कि एक वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा, देखिए हम ये मान लेते हैं कि जीएनपी है क्या, इस पर हम लोग पहले बहस कर लें। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि कभी भी जीएनपी या राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वह एक वर्ष में की जाती है। दुनिया के सभी देशों में ऐसे ही होता है, अतः भारत में भी यही है, तो इसलिए 1 वर्ष होगा। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारी राष्ट्र है, नेशन है, इकोनॉमी है, यानी ये भारतीय अर्थव्यवस्था है। अब जीएनपी में होता क्या है, तो हम लोग ये देखते हैं कि इस देश के भीतर जितना भी एक वर्ष में वस्तु और सेवा का उत्पादन, कौन वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवा,
यानी अंतिम वस्तु और सेवा किसे कहते हैं? जिन वस्तु और सेवा का उपभोग किया जाता है वही वस्तु अंतिम वस्तु और सेवा होती है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तु तथा सेवा शामिल होती है, सभी वस्तु और सेवा शामिल नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारे देश के भीतर जितना भी अंतिम वस्तु सेवा का उत्पादन होगा वह हमारे देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद कही जाती है। लेकिन इसमें एक गौर करने की बात है, हम लोग ये देखते हैं कि जीएनपी में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड होता है। देखिए, राष्ट्रीय आय में केवल राष्ट्र की आय से संबंध नहीं होता, बल्कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड दुनिया के शेष देश होते हैं। दुनिया के शेष देश में हम लोग अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि विदेश से वस्तु हमारे देश में आती है, इसे क्या कहते हैं? इंपोर्ट। इंपोर्ट को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से एक वर्ष में हमारे देश से वस्तु विदेश में जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 रुपए का हम आयात करते हैं, यानी विदेश से हम वस्तु कितना मंगवाते हैं? 10 रुपए का। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि विदेश में वस्तु अपने यहाँ से भेजते कितना है? 15 रुपए का। तो विदेश में हम अपने देश से वस्तु बना कर भेजते हैं 15 का, और विदेश से वस्तु हम जो मंगाते हैं 10 रुपए का। इन दोनों का अंतर क्या होता है? शुद्ध विदेशी आय होता है। तो इसे नेट फॉरेन इनकम कहते हैं। तो नेट फॉरेन इनकम बराबर x माइनस एम। हम लोग ये देखते हैं कि 15 में से 10 घटा देंगे, ये कितना होगा? 5 रुपए। ये क्या है? शुद्ध विदेशी आय। तो हमारे देश के भीतर जितना भी अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है और उसमें शुद्ध विदेशी आय को अगर जोड़ दिया जाए तो निश्चित है कि वह देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगी। सकल का मतलब कुल से होता है। तो एक वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा, एक वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा एवं शुद्ध विदेशी आय का योग उस देश का राष्ट्रीय आय है। तो एक चीज गौर करने की है, कोई भी विदेश से आने वाली वस्तु को हम जीएनपी में शामिल नहीं करते, क्योंकि हम राष्ट्रीय आय में किसको शामिल करते हैं? शुद्ध विदेशी आय को। इसका मतलब है कि आयात मूल्य को हम अपने देश के राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। जैसे कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में उत्पादन करती है, यह हमारी आयात मूल्य है, वो हमारे देश में जीएनपी में शामिल नहीं होती है। तो यहाँ पर एक चीज गौर करने की है कि एक वर्ष में हमारे राष्ट्र के सभी व्यक्ति नहीं, बल्कि एक वर्ष में हमारे राष्ट्र के सभी नागरिकों द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु और सेवा, और साथ में हम लोग ये देखते हैं कि शुद्ध विदेशी आय, यानी कहने का मतलब है कि हम इंपोर्ट को घटाने के बाद जो एक्सपोर्ट करते हैं वो वैल्यू हम अपने राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं, जीएनपी में जोड़ते हैं, जबकि इंपोर्ट की वैल्यू को हम अपने राष्ट्रीय आय में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा एवं शुद्ध विदेशी आय का योग उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम लोग ये देखते हैं कि एक वर्ष में जितना भी अंतिम वस्तु और सेवा उत्पादन होता है और इसमें शुद्ध विदेशी आय जो होती है वह हमारे देश में जुड़ जाती है। याद रखिएगा, जीएनपी में हम लोग ये देखते हैं कि आयात मूल्य शामिल नहीं होती, केवल निर्यात मूल्य हमारे देश में शामिल होती है। यानी कहने का मतलब है कि निर्यात और आयात मूल्य का अंतर ही शुद्ध विदेशी आय होता है। तो शुद्ध विदेशी आय जीएनपी है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक वर्ष में किसी राष्ट्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा की मौद्रिक मूल्य एवं शुद्ध विदेशी आय का योग उस देश का राष्ट्रीय आय है। तो हमारे देश में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी उत्पादन कर रहे हैं, वो हमारे देश के जीएनपी में शामिल होगा। लेकिन विदेशियों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो शामिल नहीं होगा, उसे हम आयात मूल्य मानेंगे, उसे हम अपने देश के जीएनपी में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। जबकि हम जितना भी अपने देश में वस्तु बनाकर विदेश में भेज देते हैं वो निर्यात मूल्य है, यह हमारे देश के जीएनपी में क्या होती है? शामिल होती है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब ये है कि जो भी देश के अंदर उत्पादन हुआ है और शुद्ध विदेशी आय है, इन दोनों को जोड़ने पर जो ज्ञात होता है वो जीएनपी है। अब देखिए,
जैसे मान लेते हैं कि हमारे देश में कुल उत्पादन यानी जीएनपी, एक वर्ष में कुल उत्पादन कितना होता है? 100 रुपए का। कल्पना कर लेते हैं कि जीएनपी कितना हुआ? 100 रुपए का। अब सवाल यह है कि ये जब उत्पादन होगा तो उत्पादन कभी भी होगा तो मशीन है, प्लांट है, भवन है, यानी एक इंडस्ट्री जो है वो जब चलती है या पूंजी लगाई जाती है तो पूंजी लगाने के बाद ही 100 रुपए का क्या होगा? उत्पादन होगा। अब जब एक वर्ष में कल्पना कर लेते हैं कि ये 90-91 का वर्ष है, तो 90-91 में हमारे देश में कुल उत्पादन कितना हुआ? 100 रुपए। ये हमारे देश की कुल राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अब हम लोग ये देखते हैं कि सवाल ये है कि 100 रुपए का उत्पादन हुआ तो क्या इस 100 का 100 रुपए हम उपभोग कर लेंगे या प्रयोग कर लेंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि इस 100 रुपए में से आय का एक छोटा सा हिस्सा जो पुराने मशीन है, प्लांट है, भवन है, इनमें टूट फूट होता है। ये चूंकि साल भर क्या करते हैं? रन करते हैं, चलते हैं, और चलते हैं तो इसमें टूट फूट घिसावट होती है। तो इन घिसावटों को यानी अगले वर्ष अगर इस मशीन और प्लांट को काम में लेना है तो निश्चित है कि इन टूट फूट और घिसावट को हमें खत्म करना होगा और इस आय का एक हिस्सा उनके मरम्मत पर कहीं ना कहीं लगाना होगा। तो याद रखिएगा कि कुल राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा मशीन के टूट फूट और घिसावट पर जो खर्च होता है उसी को हम कहते हैं कि यह ह्रास व्यय है। इसे इंग्लिश में डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, ह्रास व्यय। जैसे 100 रुपए का हमने एक वर्ष में कुल उत्पादन किया, यानी अंतिम वस्तु और सेवा और शुद्ध विदेशी आय का योग कितना है? 100 रुपए। यह हमारे देश की जीएनपी। अब हमारे देश में से 100 रुपए में से 100 रुपए आय में से हम ये मान लेते हैं कि पुराने मशीनों की मरम्मत इत्यादि पर जो खर्च होता है वो 10 रुपए, तभी जाकर अगले वर्ष इन मशीन भवन का हम फिर इस्तेमाल उत्पादन में कर पाएंगे। तो 10 रुपए हम लोग ये देखते हैं कि हम नहीं उपभोग करते, बल्कि जो मशीन प्लांट भवन को क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। इस तरीके से इस 10 रुपए का हम उपभोग नहीं करेंगे, बल्कि मशीन उपभोग कर जाएगी, और मशीन जब उपभोग करती है तो इसे पूंजी उपभोग व्यय कहते हैं। तो याद रखिएगा, ह्रास व्यय को ही पूंजी उपभोग व्यय कहा जाता है। ह्रास व्यय को पूंजी उपभोग व्यय भी कहा जाता है। ये कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो 10 रुपए इस मशीनों की मरम्मत पर खर्च हो जाता है। अब बचता है 90 रुपए, और इसी 90 रुपए का मनुष्य लोग उपभोग करेंगे और इससे जीवन निर्वाह स्तर क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद या कुल राष्ट्रीय आय में से अगर ह्रास व्यय को हम घटा दें तो निश्चित है कि वो क्या होगा? एनएनपी। अगर ये 100 रुपए का उत्पादन है और इसमें से 10 रुपए घट गया तो ऐसी कंडीशन में 90 रुपए बचा, और यही 90 रुपए क्या होगा? एनएनपी होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो एक वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा की मौद्रिक मूल्य एवं शुद्ध विदेशी आय का योग उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अब इस सकल राष्ट्रीय यानी कुल राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जिसका वास्तविक रूप से मनुष्य उपभोग कर सकता है या कर लेता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसका मतलब है कि जो मशीनों की मरम्मत इत्यादि पर खर्च करते हैं वह ह्रास व्यय है। यानी कुल राष्ट्रीय आय में से अगर ह्रास व्यय को हम घटा देंगे तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात हो जाता है। तो जीएनपी और एनएनपी में अंतर लेकर किसको है? तो ह्रास व्यय को। अतः इसका आंसर जो होगा वह आपका सी होगा, ह्रास व्यय। तो ये सवाल जो है, सवाल नंबर 1, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर होता है ह्रास व्यय को लेकर। तो ये सवाल आपसे एसएससी में भी पूछा गया है। इसी तरीके से ये सवाल हम लोग ये देखते हैं कि टेट में भी पूछा गया है एक बार। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये सवाल एक बार रेलवे एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि ये सवाल राजस्थान पीसीएस में भी 2 बार पूछा गया है और मध्य प्रदेश पीसीएस में 1 बार पूछा गया है। तो इस तरीके से ये संभावित सवाल यूपीएसआई के अवश्य है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब यही होता है कि देश के अंदर एक वर्ष में जितना भी अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, और शुद्ध विदेशी आय का मतलब निर्यात मूल्य में से आयात मूल्य को घटाने पर जो मूल्य ज्ञात होता है वह जीएनपी है।
वह जीएनपी में शामिल होती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जीएनपी में से ह्रास व्यय को घटाने पर जो शेष मूल्य बचता है उससे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या कुल राष्ट्रीय आय या कुल राष्ट्रीय उत्पाद का वह हिस्सा जिसका वास्तविक रूप से मनुष्य उपभोग कर सकता है उसे एनएनपी कहते हैं। याद रखिएगा, एनएनपी जीएनपी जो होता है ये हमारी इकोनॉमी परफॉर्मेंस को स्पष्ट करता है, जबकि एनएनपी हमारी इकोनॉमी वेलफेयर को प्रस्तुत करता है। यानी हमारी कल्याण में कितनी वृद्धि होगी ये एनएनपी से पता चलता है, क्योंकि इसी का हम उपभोग करते हैं, हम इसके बराबर उपभोग थोड़े कर पाते हैं। तो जीएनपी हमारी इकोनॉमी परफॉर्मेंस यानी आर्थिक निष्पादन को स्पष्ट करता है, जबकि एनएनपी हमारी इकोनॉमी वेलफेयर को स्पष्ट करता है। यही वजह है कि आज भी हमारे देश में सीएसओ एनएनपी के आधार पर ही आर्थिक समृद्धि की माप करती। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 2 इसमें दिया गया है। सवाल नंबर 2 आप लोगों को जो दिया गया है वह है यह धारणा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगी। सवाल यह है कि यह धारणा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगी। तो यह सवाल नंबर 2 है। इस सवाल का आंसर दिया गया है 4, उसको आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, फिर इसका हम आंसर आप लोगों को बताते हैं। तो ये सवाल नंबर 2 है आपका। सवाल यहां पर यह है कि आखिर में वह कौन सी अवधारणा है जिसमें यह माना गया है कि जब भी राष्ट्रीय आय बढ़ेगा या राष्ट्रीय लाभ बढ़ेगा तो उसका हिस्सा समाज के सभी वर्गों तक रिस रिस कर पहुंच जाएगा। तो देखिए हम लोग ये देखते हैं कि क्लासिकल और शास्त्रीय, यानी हमने पहले एक वीडियो में आप लोगों को बताया है कि अर्थशास्त्र पर विचार करने वाले अर्थशास्त्रियों का एक समुदाय है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट करते हैं, और एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र का जन्मदाता है, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन है, हम लोग ये देखते हैं कि वही क्लासिकल अर्थशास्त्री का पिता माना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं अर्थशास्त्र का पिता तो माना ही जाता है, साथ में क्लासिकल संप्रदाय का पहला अर्थशास्त्री भी ये माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय लाभ या लाभांश भी कहते हैं, तो इसे एनआई यानी नेशनल इनकम से हम इंगित करते हैं। इसे राष्ट्रीय लाभ या लाभांश भी कहते हैं। तो जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, जैसे हमारे देश में कुल उत्पादन 100 रुपये है, उसके बाद ये अगले साल 110 रुपये हो जाए, तो निश्चित है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन ज़्यादा हुआ 10%। अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो हम उपभोग क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। उपभोग ज़्यादा करेंगे तो हमारी जीवन निर्वाह स्तर क्या होगी? बढ़ेगी। क्लासिकल ये मानते थे कि अगर देश में राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो उनका ये मानना था कि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय का हिस्सा समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएगा। यानी राष्ट्रीय लाभ जो होगा उस लाभ का हिस्सा समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएगा। ऐसा कोई वजह नहीं है कि राष्ट्रीय लाभ का हिस्सा समाज के सभी वर्गों को न पहुंचे। वो मानते थे कि बाजार जो होती है वो अत्यंत सक्रिय या शक्तिशाली होती है, और बाजार इकोनॉमी में इतनी स्वतंत्र होकर कार्य करती है कि राष्ट्रीय लाभ या राष्ट्रीय आय का हिस्सा रिस रिस कर समाज के सभी वर्गों तक क्या होगा? पहुंच जाएगा। तो किसी भी सोसाइटी का निर्माण अगर देखा जाए तो उसमें कई लेयर होते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं सरलता के लिए कि एक इकोनॉमी ऐसी है जहाँ पर 3 लेयर है। सबसे ऊपर रहने वाले लोग जो हैं ये हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, HIG। इसके नीचे मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, और इसके नीचे हम ये मान लेते हैं कि लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी या राष्ट्रीय लाभ में वृद्धि होगी तो हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के इस लाभ से सबसे पहला लाभ जो होगा वो हायर इनकम ग्रुप यानी उच्च आय वर्ग वालों यानी अमीरों को सबसे पहला इसका लाभ मिलेगा। लेकिन हम लोग ये देखते हैं
कि ये लाभ केवल अमीरों तक नहीं रहेगा, बल्कि बाजार मुक्त होकर अगर कार्य करती है तो ऐसी कंडीशन में ये लाभ का हिस्सा फिर रिस्क कर हम लोग ये देखते हैं कि मिडिल इनकम ग्रुप यानी मध्य स्तरीय आय वर्ग वाले लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे जमीन की सतह है, अगर 1 लोटा पानी गिरा दिया जाए तो सबसे पहला काम वो पानी क्या करेगा, ऊपरी तल को भिगाएगा। उसके बाद रिस्क कर हम लोग ये देखते हैं कि फिर क्या होगा, उसके नीचे वाला तल होगा उसको भिगाएगा। उसी तरीके से ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जब राष्ट्रीय लाभ मिलेगा तो सबसे पहले लाभ इनको मिलेगा। जब इनको मिल जाएगा तो हम लोग ये देखते हैं कि फिर यहाँ से ये रिसेगा और रिस्क कर ये लाभ कहाँ पहुँच जाएगा, मिडिल इनकम ग्रुप के पास। इसी तरीके से फिर ये लाभ रिस्क कर कहाँ पहुँच जाएगा, हम लोग ये देखते हैं कि लोअर इनकम ग्रुप के पास। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीय लाभ या राष्ट्रीय आय जैसे जैसे बढ़ेगी उससे समाज के सभी वर्ग कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होंगे और इससे सभी लोगों की जीवन निर्वाह स्तर अंततः बढ़ जाएगी। ये कब होगा, जब फ्री मार्केट यानी अदृश्य हाथ जिसे वो क्लासिकल कहते हैं, वो मानते हैं कि जब फ्री हैंड जो होती है वह फंक्शन अगर करती है तो राष्ट्रीय लाभ का हिस्सा रिस्क कर समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाता है। और इसी से हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्या धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये कहते हैं गरीबी कम हो जाएगी, इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, इसी तरीके से इनइक्वालिटी भी कम हो जाएगी। और इसी को वो क्या कहते हैं, इस जो ये प्रभाव होता है राष्ट्रीय आय का, हम लोग ये देखते हैं कि इसी को वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। ट्रिकल का मतलब रिसना होता है, रिस कर पहुंचना। तो इस तरीके से इसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस सिद्धांत को कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में ट्रिकल डाउन इफेक्ट कार्य करता है और ट्रिकल डाउन जो काम करता है वो ये बताता है कि राष्ट्रीय लाभ का हिस्सा रिस कर समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाता है और इससे समाज या राष्ट्र में जीवन निर्वाह की स्तर बढ़ जाती है, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्या खत्म हो जाती है। और इसने दुनिया के क्लासिकल अर्थशास्त्री यही संदेश देते हैं कि केवल समृद्धि को प्रोत्साहित यानी राष्ट्रीय आय में केवल वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए और जैसे जैसे ये बढ़ेगी ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होगी वह समाज के सभी समस्या को समाप्त कर देगी और आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास की दर उच्चतम हो जाएगी। तो इस तरीके से यह धारणा को जिससे माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि का पैरामीटर है एक राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभ का हिस्सा जब समाज के सभी वर्गों तक रिस कर पहुंचता है तो अपने आप गरीबी, बेरोजगारी, असमानता कम होती है। ये क्लासिकल की माप थी, क्लासिकल का विचार था। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री जो होते हैं वह इस मत से सहमत नहीं है। उनका ये भरोसा था कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट काम करेगा, विकासशील देशों में हो चाहे विकसित देशों में। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि भारत में योजना के सहायता से समृद्धि की दर बढ़ाई गई, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि की गई, 3%, 4%, 5% का ग्रोथ किया गया। लेकिन इसके बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता कम होने की जगह क्या हो गई, बढ़ गई। इस तरीके से भारत जैसे विकासशील देशों में ट्रिकल डाउन इफेक्ट ने कार्य नहीं किया। यही वजह है कि आधुनिक अर्थशास्त्री क्लासिकल के ट्रिकल डाउन इफेक्ट से सहमत नहीं है। ये सिद्धांत भले ही विकसित देशों में लागू हो लेकिन विकासशील देशों में ये सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वह आप लोगों का बी होगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इसे ट्रिकल डाउन प्रभाव कहते हैं। ये दूसरे सवाल का जवाब है। तीसरा सवाल दिया गया है कि आर्थिक विकास के निर्धारक क्या है। आर्थिक विकास के निर्धारक है, ऑप्शन इसमें 4 दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। तो देखिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट किसे कहते हैं, तो हमने बताया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचा में होने वाले बदलाव को ही आर्थिक विकास कहते हैं। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जब समय पर्यंत किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचा में सकारात्मक परिवर्तन होता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं।
अब सवाल यह है कि वह कौन ऐसी कारक है जो आर्थिक विकास को प्रमोट कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो आर्थिक विकास को बढ़ाने वाले बहुत सारे कारक हैं। पहला कारक हम लोग ये देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज। दुनिया में ऐतिहासिक तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जिस देश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, उन देशों ने आर्थिक विकास तेजी से किया है। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है। इन देशों में ये माना जाता है कि ये प्राकृतिक संसाधन से भरपूर हैं और इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करके उन लोगों ने उत्पादन अपने यहाँ तेज गति से बढ़ाया और वहाँ का आर्थिक और सामाजिक ढांचा पूरी तरीके से बदल गया। लेकिन ये कुछ अर्थशास्त्रियों की मत है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधन भी आर्थिक विकास का निर्धारक है, लेकिन महत्वपूर्ण निर्धारक नहीं माना जा सकता, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उन देशों में या उन क्षेत्रों में विकास बेहतर नहीं हुआ है। जैसे पूरे लैटिन अमेरिकी कंट्री और अफ्रीकी कंट्री को देखिए तो यहाँ प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद इन देशों ने उनका विदोहन नहीं किया है, जिसके वजह से यहाँ पर विकास की दर क्या है, कमज़ोर है या कम है। इसी तरीके से भारत में अगर देखा जाए तो जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर विकास की दर बहुत अधिक नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास का एक निर्धारक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यह महत्वपूर्ण निर्धारक है ऐसा नहीं माना जा सकता। इसी तरीके से दूसरा है पूंजी निर्माण। इसी को आर्थिक विकास का कुंजी माना जाता है। किसी भी देश में हम लोग ये देखते हैं कि प्राकृतिक साधन और मानवीय साधन का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए उसके पास मशीन, प्लांट, भवन, टेक्नोलॉजी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तभी हम अपने देश के संसाधन का इष्टतम प्रयोग करेंगे और इष्टतम प्रयोग करके हम उत्पादन के स्तर को अधिकतम बनाएंगे। तो पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास का कुंजी माना जाता है, अतः यह आर्थिक विकास का निर्धारक है। इसी तरीके से तीसरा हम लोग ये देखते हैं, जो ऑप्शन अगला दिया गया है वो दिया गया है आधारभूत संरचना उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि परिवहन उद्योग है, इसी तरीके से संचार उद्योग है, इसी तरीके से सिंचाई उद्योग है। ये सारे उद्योग हम लोग ये देखते हैं कि काफ़ी किसी देश में महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी भी देश में ये उद्योग न हो तो अन्य उद्योगों की स्थापना संभव नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि आधारभूत उद्योग वह उद्योग होते हैं जिनके आधार पर पैर रखकर अन्य उद्योगों की स्थापना होती है, उसी को आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया परिवहन उद्योग है, इसी तरीके से सिंचाई उद्योग है, इसी तरीके से ऊर्जा उद्योग है, इसी तरीके से संचार उद्योग है। ये सारे उद्योग को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों के अभाव में हम लोग ये देखते हैं कि अन्य उद्योग पनप नहीं पाते। इसके अभाव में औद्योगिकरण की प्रक्रिया मजबूत नहीं हो सकती है। यही वजह है कि किसी भी देश के में बेहतर आर्थिक विकास मॉडल के अंतर्गत ये कहा जाता है कि वह अपने आधारभूत उद्योग को सबसे पहले स्थापित करे ताकि अन्य उद्योग तेजी से हो। इससे औद्योगिकरण की दर बढ़ जाती है और औद्योगिकरण की दर में वृद्धि होने से विकास की दर क्या होती है, बढ़ती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि आधारभूत उद्योग भी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं विदेशी व्यापार का आकार। ये माना जाता है कि जब दो देश व्यापार में हिस्सा लेते हैं तो व्यापार से लाभ की उत्पत्ति होती है और यह लाभ दोनों देशों के बीच में क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसी लाभ से या सरप्लस से हम लोग ये देखते हैं कि देश में तरक्की और खुशहाली क्या होती है, बढ़ती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसका आंसर ये होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी आर्थिक विकास के निर्धारक में ये ऊपर के तीनों निर्धारक जो हैं वह महत्वपूर्ण निर्धारक है। पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण विकास का निर्धारक है, आधारभूत उद्योग यह भी महत्वपूर्ण विकास का निर्धारक है, विदेशी व्यापार का आकार जितना ही बड़ा होगा विकास उतना ही तेज होगी, ये भी सही है। अतः इसका उत्तर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। तो किसी भी देश में इकोनॉमी डेवलपमेंट करने के लिए
कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, यानी इसकी शर्तें क्या है? एक तो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट ऊंची होनी चाहिए। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि आधारभूत उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि विदेशी व्यापार का आकार यानी फॉरेन ट्रेड, साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा देश व्यापार में हिस्सा ले। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी देश में सामाजिक सुविधा, यानी कहने का मतलब है कि बैंकिंग है, इसी तरीके से बीमा है, इसी तरीके से एजुकेशन है, इसी तरीके से हेल्थ, इसे सामाजिक उपयुक्त सुविधा कहते हैं। इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो निश्चित है कि विकास की दर अपने आप कमज़ोर होगी। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक जो है वह है टेक्निकल डेवलपमेंट, यानी तकनीकी विकास, टेक्निकल अचीवमेंट, यानी तकनीकी विकास होनी चाहिए, तभी जाकर हम लोग ये देखते हैं कि विकास की दर तेज होगी। तो ये आर्थिक विकास के निर्धारक है। एक महत्वपूर्ण निर्धारक है कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसे पूंजी उत्पादन अनुपात कहते हैं। समय के साथ पूंजी उत्पादन अनुपात क्या होनी चाहिए? समय के साथ पूंजी उत्पाद अनुपात हम लोग ये देखते हैं कि कम होनी चाहिए, यानी एक इकाई पूंजीगत वस्तु को उत्पन्न करने के लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल हो वह धीरे धीरे कम होनी चाहिए, और जैसे जैसे कम होगी विकास की दर अपने आप तेज होगी। तो ये विकास के निर्धारक हैं, और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये तीनों सही है, तो उत्तर इसका डी है। भारत में राजकोषीय नीति लागू की जाती है। देखिए, भारत में राजकोषीय नीति सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति है। इसे बजटरी पॉलिसी या बजटरी नीति भी कहते हैं। इसे वित्तीय नीति भी कहा जाता है। तो राजकोषीय नीति में तो हम लोग ये देखते हैं कि सरकार की बजट जो होती है, बजट में आप जानते हैं कि इसके दो पक्ष होते हैं। एक ओर सरकार की प्राप्ति होती है, दूसरी ओर हम लोग ये देखते हैं कि व्यय होता है। प्राप्ति हम लोग ये देखते हैं कि सरकार को धन प्राप्त कहां से होता है, उसके दो मुख्य स्रोत हैं। एक तो हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेशन करती है, यानी करारोपण, सरकार कर लगाती है और उससे धन को इकट्ठा करती है, ये करारोपण है। इसी तरीके से इनकम या प्राप्ति का दूसरा स्रोत क्या है? सरकार की प्राप्ति का दूसरा स्रोत हम लोग ये देखते हैं कि सरकार कर्जा लेती है, पब्लिक बोरोविंग। याद रखिएगा, आप कर्जा लेते हैं तो उसे केवल प्राइवेट बोरोविंग कहते हैं, लेकिन यहां पर पब्लिक बोरोविंग, इसे सार्वजनिक वित्त या लोक ऋण भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि सरकार को जब धन के अन्य मदे नहीं दिखाई पड़ती हैं तो वो कर्जा लेती है। तो सरकार की प्राप्ति के दो स्रोत हैं, एक टैक्सेशन और दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि पब्लिक बोरोविंग यानी सार्वजनिक ऋण। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि सरकार इन दोनों मदों से इकट्ठा धन करके क्या करती है? व्यय करती है। अब व्यय आप जानते हैं कि बहुत सारी परियोजना है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है, ग्रामीण क्षेत्र है, इंडस्ट्री है, इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, इसी तरीके से रक्षा है, इसी तरीके से प्रशासन है। इन सभी मदों पर हम लोग ये देखते हैं कि सरकार क्या करती है? व्यय करती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि सरकार की प्राप्ति जो होती है वो एक तो करारोपण से होता है, दूसरा सार्वजनिक ऋण से होता है। इन दोनों मदों से धनों को इकट्ठा करके सरकार विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च कर देती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहां पर बजट जो होती है वह किससे संबंध रखती है? केवल प्राप्ति व्यय नहीं, बल्कि प्राप्ति को हमने दो हिस्सा में, एक तो करारोपण हो गया, दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि सार्वजनिक ऋण हो गया, तीसरा हम लोग ये देखते हैं कि व्यय हो गया। इन तीनों बातों से या इन तीनों चीजों से हम लोग ये देखते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था में उच्चतम आर्थिक मतलब वारंटेड टारगेट को अचीव कर सकती है। वारंटेड टारगेट का मतलब वांछित उद्देश्य, जैसे हाईली इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करना, ये हमारा वांछित समृद्धि दर है। हिंदी में से वांछित समृद्धि दर कहते हैं, यानी ये हमारा वांछित लक्ष्य है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि पॉवर्टी को कम करना, यानी गरीबी को कम करना। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को प्राप्त करना, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार के स्तर को क्या करना? प्राप्त करना। इसी तरीके से प्राइस स्टेबिलिटी को प्राप्त करना,
यानी कीमत स्थिरता को प्राप्त करना, ये सब हमारा लक्ष्य है। सरकार इन तीनों अस्त्रों से या तीनों यंत्रों से हम लोग ये देखते हैं कि इन लक्ष्यों को क्या कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। देश में पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकती है, उच्चतम समृद्धि को प्राप्त कर सकती है, कीमत स्थिरता को प्राप्त कर सकती है, गरीबी के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा सकती है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये वांछित उद्देश्य और इसके माध्यम से सरकार क्या कर सकती है, कर सकती है। जैसे देखिए, हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हाईली इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो हाईली इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मतलब है कि तभी होगा जब उत्पादन तेज बढ़ेगी। अब उत्पादन को तेज गति से बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार कर में बदलाव करेगी, निजी लोगों पर कर क्या करेगी, कम लगाएगी या कर की दर को घटा देगी, ताकि लोगों के पास पैसा बचे और पैसा बचा हुआ हिस्सा ले जाकर निवेश लोग करें। और निवेश करेंगे तो निश्चित है कि इससे उत्पादन क्या होगी, बढ़ेगी। यानी बड़े बड़े उद्योगपतियों को टैक्स से रिलीफ कर दिया जाए तो निश्चित है कि ये उद्योगपति ले जाकर निवेश को क्या करेंगे, तेज कर देंगे। निवेश अगर बढ़ेगा तो निश्चित है कि इंडस्ट्री की संख्या बढ़ेगी, और इंडस्ट्री की संख्या बढ़ने का मतलब है कि कुल उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। दूसरा काम सरकार क्या कर सकती है, अपनी व्यय को बढ़ा दे, यानी अपने यहाँ नई नई परियोजना शुरू करे, नया नया प्रोजेक्ट लगा दे। इससे भी कुल उत्पादन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, यानी हाईली इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को प्राप्त कर सकती है। इसी तरीके से सरकार हम लोग ये देखते हैं गरीबी कम कर सकती है। गरीबी कम करने के लिए लोगों की इनकम को बढ़ाना है। लोगों की इनकम बढ़ेगी कैसे, जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित है कि लोगों की आय बढ़ेगी, और आय अगर बढ़ेगी तो निश्चित है कि गरीबी अनुपात अपने आप देश में क्या होगा, कम होगा। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करना। अगर ये भले न हो लेकिन हाईली एम्प्लॉयमेंट लेवल को प्राप्त किया जा सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, तो सरकार अपनी व्यय को बढ़ा सकती है। व्यय क्या कहाँ करे, सड़कों को बनाना शुरू करे, पुलों को बनाना शुरू करे, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाना शुरू करे, हॉस्पिटल बनाना शुरू करे। निश्चित तौर पर इन्हें चलाने के लिए क्या जरूरत होगी, मनुष्य की, और सभी लोगों को क्या किया जाएगा, काम मिलेगा। तो इस तरीके से करारोपण केवल सरकार के आय का माध्यम नहीं है, बल्कि करारोपण को घटा और बढ़ाकर, जैसे मान लेते हैं देश में इन्फ्लेशन हो गया है, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब कीमत न तो बढ़े न तो घटे, बल्कि कीमत क्या हो, स्थिर हो। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे भारत में इन्फ्लेशन है, इसे रोकना है, तो रोकने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि सरकार सबसे पहले क्या करेगी, अपनी टैक्स में परिवर्तन कर सकती है। कैसे परिवर्तन करेगी, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो वस्तुओं पर कर और सेवा पर कर लगा है उसकी दर को कम कर देगी। इससे वस्तु की कीमत अपने आप क्या होगी, घट जाएगी। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि सरकार क्या करेगी, अगर कीमत बढ़ रही है तो इससे ये पता चलता है कि वस्तु की मांग क्या की जा रही है, ज़्यादा की जा रही है। ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। अगर पैसा लोगों के पास ज़्यादा है तो निश्चित है कि लोग मांग क्या करेंगे, ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में सरकार प्रत्यक्ष कर को क्या करेगी, बढ़ा देगी। जब प्रत्यक्ष कर बढ़ा देगी तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि लोगों की इनकम क्या होगी, घट, और इनकम के घटने से हम लोग ये देखते हैं कि मांग क्या होगी, घटेगी, और मांग के घटने से कीमत स्तर क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार करारोपण से, सार्वजनिक व्यय के और सार्वजनिक ऋण के, इन तीनों को बढ़ा या घटाकर इन वांछित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। जैसे सरकार हम लोग ये देखते हैं कि सार्वजनिक ऋण, सरकार जो कर्जा लेती है उसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं। अगर सरकार बल्क लेवल में कर्जा लेती है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में इंटरेस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है, और इंटरेस्ट के बढ़ जाने से हम लोग ये देखते हैं कि निवेश पर क्या होता है, इसका प्रतिकूल प्रभाव होता है। और निवेश के प्रतिकूल प्रभाव से हम लोग ये देखते हैं कि जो मांग होती है प्राइवेट सेक्टर की वो कम हो जाती है, और इससे भी इन्फ्लेशन क्या होती है, कम हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि सरकार सार्वजनिक ऋण को कम करके ब्याज दर में कटौती कर सकती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इन तीनों यंत्रों का प्रयोग सरकार कर सकती है। इन तीनों यंत्र का चाहे तो बढ़ाए चाहे तो घटाए, चाहे तो बढ़ाए चाहे तो घटाए, और चाहे तो बढ़ाए और चाहे तो घटाए। इन तीनों को बढ़ाए अगर घटाए तो निश्चित है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है। तो ये कहा जाता है कि सरकार की वह नीति जिसमें करारोपण, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण को समायोजित करके
वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है तो उसे राजकोषीय नीति, बजटरी नीति या वित्तीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति के 3 यंत्र हैं, मैकेनिज्म है। करारोपण है, सार्वजनिक व्यय है और सार्वजनिक ऋण है। यानी सरकारी व्यय है और सरकारी ऋण है। ये 3 जो है वो राजकोषीय नीति के यंत्र है। इसी को बजटरी पॉलिसी कहते हैं। तो इसमें सवाल जो दिया गया है वो आप लोगों से दिया गया है कि भारत में राजकोषीय नीति लागू की जाती है। अब राजकोषीय नीति लागू की जाती है, यहाँ पर यह सवाल दिया गया है। तो राजकोषीय नीति के बारे में हमने बता दिया। अब ये नीति में बदलाव कौन कर सकती है? वित्त मंत्रालय या सरकार ही बदलाव कर सकती है। केंद्रीय बैंक इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। तो इस तरीके से इसका उत्तर जो होगा वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में राजकोषीय नीति लागू किसके द्वारा की जाती है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, वित्त मंत्रालय द्वारा, क्योंकि ये पूरा जो नीति है इसको बनाने और लागू करने की जो अधिकार है वो केवल सरकार या वित्त मंत्रालय के पास है। अतः इसका उत्तर सी होगा। इसी तरीके से 5वां सवाल दिया गया है, केंद्र सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो देखिए, हमने बजट में आपको बताया व्यय के बारे में। तो व्यय हम लोग ये देखते हैं कि सरकार कई तरीके से करती है, कई तरीके के व्यय होता है। मोटे तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं राजस्व व्यय और दूसरे को कहते हैं पूंजीगत व्यय। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। राजस्व व्यय को हम लोग ये देखते हैं कि फिर 2 वर्गों में बांट दिया गया। देखिए, वह व्यय जो चालू उपभोग आवश्यकताओं से संबंध रखती है उसे राजस्व व्यय कहते हैं। इस व्यय से पूंजी का निर्माण नहीं होता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक को कहते हैं प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक को कहते हैं योजनागत राजस्व व्यय, दूसरे को कहते हैं नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग ये देखते हैं कि 2019 के बजट में ये कहा गया कि अब हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का ही उल्लेख करेंगे। लेकिन हमने पुराना वाला स्टाइल में आप लोगों को बता दिया है। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह राजस्व व्यय जिसका उल्लेख हमारे देश के पंचवर्षीय योजना में किया जाता है, वो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे गरीबी है, बेरोजगारी उन्मूलन है, इसी तरीके से शिक्षा है, इसी तरीके से चिकित्सा है, इसी तरीके से सिंचाई है, इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अन्य मदे हैं। इनका उल्लेख अगर पंचवर्षीय योजना के माध्यम से व्यय किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये सारे व्यय योजनागत राजस्व व्यय है। लेकिन सरकार कुछ ऐसा भी व्यय करती है जिसका उल्लेख योजना में नहीं होता है, उसे हम नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, प्रशासनिक व्यय, इसी तरीके से डिफेंस एक्सपेंडिचर, हम लोग ये देखते हैं कि रक्षा पर होने वाला व्यय, इसी तरीके से इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज पर भुगतान, यानी सरकार हमसे जो हर साल कर्जा लेती है उस पर हर साल ब्याज तो देती है लेकिन मूलधन की वापसी नहीं करती है, ये भी सरकार के खर्च है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि पेंशन पर होने वाला खर्च, खैर ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में शामिल हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ग्रांट एंड सब्सिडी है, यानी कुछ ग्रांट और सब्सिडी जो होते हैं वह योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं, वो योजनागत राजस्व व्यय है। लेकिन जो ग्रांट और सब्सिडी राज्यों को केंद्र सरकार देती है या विभिन्न संस्थानों को देती है और उसका उल्लेख योजना में नहीं होता है तो वह गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा माना जाता है। तो अगर देखा जाए तो राजस्व व्यय में या कुल व्यय में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी व्यय जो होती है वो इंटरेस्ट पेमेंट होती है, ब्याज की भुगतान। यानी राजस्व व्यय का अकेले लगभग 42% हिस्सा पेमेंट पर चला जाता है। यानी सरकार अगर 100 रुपये राजस्व व्यय करती है तो उसमें से हम लोग ये देखते हैं कि 42 रुपये जो होता है वो केवल ब्याज का भुगतान किया जाता है और बाकी में सारी मदें शामिल होती है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि सरकार जो व्यय करती है कुल बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद हम लोग ये देखते हैं कि वह है ब्याज का भुगतान। तो इस 5वें सवाल का जवाब जो होगा वह होगा ब्याज का भुगतान। ये अक्सर सवाल आप लोगों से पूछा गया है, ये पीसीएस में भी पूछा गया है, 1 बार नहीं 5 बार सवाल ये पूछा गया है। इसी तरीके से एसएससी में भी ये सवाल 3 बार पूछा गया है। इसी तरीके से एसआई के एग्जामिनेशन में भी ये सवाल पूछा गया है 2 बार।
इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अदर एग्जामिनेशन में, जैसे अदर स्टेट पीएससी का होता है, वहाँ पर भी ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है। तो इस तरीके से 5 सवाल हमने आप लोगों को बता दिया और इसका आप लोगों का ब्यौरा भी पेश कर दिया। तो हमारी 5 ये वीडियो, जो 5 सवाल की वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंची। अगला वीडियो में शेष 5 सवाल और हम बताएंगे, इसी तरीके से करके आप लोगों को दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्ञान गोदावरी को आप लोग आगे बढ़ाइए। इसमें हम लोग कुछ और भी, जैसे जो टिप्स होंगे, इसको और भी बेहतर करने की इससे कोशिश हमेशा आप लोगों के सामने की जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।